हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के ऊपर। जैसा कि वैद्युत फ्लक्स से पूर्व हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको चर्चा की थी कि वैद्युत क्षेत्र जो है किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे होंगे, इन दोनों में जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें यह माना गया है कि जो आवेश है वो अनंत पर है, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर उत्पन्न हो रही हैं। और यहाँ पर एक पृष्ठ दिया गया है जिसका क्षेत्रफल डेल्टा ए है, तो उससे होकर जाने वाली बहुत सारी रेखाएं आप लोग देख रहे होंगे। तो जितनी भी रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जा रही हैं उनकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसको नोटेशन डेल्टा फाई ई के द्वारा दिखाया जाता है, और ये होगा ई इंटू डेल्टा ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस जिस क्षेत्रफल से वो रेखाएं जा रही हैं उनके गुणनफल को अगर हम कर देंगे तो वो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को दिखाता है। तो इसी प्रकार से आप दूसरे चित्र को देख रहे होंगे। दूसरे चित्र में जो वैद्युत फ्लक्स आपका अगर हम निकालें तो इसमें देखेंगे जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के एकदम लंबवत नहीं है। तो लंबवत जाने वाली रेखाओं की संख्या अगर हम निकालें तो इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र का एक घटक लेना पड़ेगा जो कि क्षेत्रफल के समांतर होगा। तो अगर हम उसका घटक लें तो आप जानते हैं कि अगर थीटा दोनों के बीच में कोण है तो वो होगा ई कॉस थीटा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अगर हम डेल्टा फाई निकालें तो इस घटक को हमें उस क्षेत्रफल से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा ए। तो इस प्रकार इस जो थीटा डिग्री पर झुका हुआ जो हमारा क्षेत्र है जो वो है उसके द्वारा जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा ए होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक लिखें तो ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा इसको लिखा जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इस प्रकार से हम इसको वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा ए, अर्थात ई और डेल्टा ए दो वेक्टर राशियां हैं। तो डेल्टा ए क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं इसको, और इन दोनों का जो अदिश गुणन है वो ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा होता है। इसलिए डेल्टा फाई को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा ए। तो इस प्रकार से किसी भी पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत जो फ्लक्स है वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र तथा उसके क्षेत्रफल के गुणन को जो है हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है, नियत रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और जो डेल्टा ए है इसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दिशा सदैव जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो इसलिए जो है इसको क्षेत्रफल वेक्टर कहा जाता है। तो दो वेक्टरों के अदिश गुणन के रूप में फ्लक्स को निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब हम अगर बात करें एक दूसरा चित्र आपके सामने यहाँ पर है। इस चित्र में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पहले वाले में हमने ये माना था कि जो ई है वैद्युत क्षेत्र वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, वो नियत है हर जगह पर। लेकिन इस वाले चित्र में हम ये मानेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो हर बिंदु पर अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि माना इसके बहुत सारे छोटे छोटे खंड हम कर लें, इस जो पृष्ठ हमको दे रखा है इसमें हम बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफलों में इसको बांट लें। तो पहला क्षेत्रफल जैसे डेल्टा ए1 आपको दिख रहा है, ऐसे ही छोटे छोटे हम बहुत सारे अगर कर लें तो ये छोटे छोटे जो क्षेत्रफल आएंगे वो डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3 एंड सो ऑन डेल्टा ए4 ऐसे करके डेल्टा एन तक हम माना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जो भी पूरा खंड दे रखा है ये एन छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे डेल्टा ए1 जहाँ पर है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जा रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं जो बदल रहा हुआ है। तो A1 बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो A2 बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड
E2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A3 बिंदु पर E3 और ऐसे ही जो अंतिम बिंदु होगा AN, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैद्युत क्षेत्र वो EN हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, A1, A2, A3 और AN, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी छोटे छोटे भागों अलग अलग जो उसके हैं उसको E1, E2, E3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो अब हमने इस पूरे जो पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इन छोटे छोटे जो भी वैद्युत फ्लक्स है इन सभी फ्लक्सों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि पहले जो आपका पृष्ठ है छोटा सा, उससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स E1 इंटू डेल्टा S1, और दूसरे से E2 इंटू डेल्टा S2। अब यहाँ पर S2 इसलिए लिखा गया कि डेल्टा A1 और S2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, तो सरफेस है। इसी प्रकार से हम अगर इसको जोड़ते जाएं सभी को तो EN इंटू डेल्टा SN हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, इस प्रकार से अदिशों का जोड़ हम सीधे सीधे कर सकते हैं। वेक्टरों को तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अदिश संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। तो इसको अगर हम दूसरे रूप में शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो इसको समेशन I इज इक्वल टू 1 to N EI डॉट डेल्टा SI, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा अब हम ये मानते हैं कि अगर हम इसके खंड बहुत सारे कर दें, मतलब इसको बहुत छोटे छोटे खंडों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि n जो है, जो हम n खंड कर रहे हैं, ये कितने खंड हो जाएं, अनंत। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा कर लिया जाए, n टेंस टू इन्फिनिटी इसलिए कर रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि इस जो ये पृष्ठ आपको दिया गया है इसको बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर रहे हैं। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू समेशन लिमिट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन I इज इक्वल टू 1 to N एंड EI इंटू डेल्टा SI। तो इस प्रकार से ये हमारा नया रूप जो है लिखने का है। तो इसको आप जानते होंगे मैथमेटिकली इसको समाकलन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, समाकलन E डॉट E इंटू डी एस, और यहाँ पर जो समाकलन है वो पृष्ठ समाकलन है। तो सरफेस इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, पृष्ठ समाकलन, पूरे पृष्ठ का यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, और E इंटू डी एस। इस प्रकार से अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस कंडीशन में हम पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन के रूप में एक नया फॉर्मूला लाएंगे, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। तो सरफेस इंटीग्रेशन जैसा आप यहाँ देख रहे हैं E डॉट डी एस, ये आपका किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का एक सूत्र है। इसको आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी फार्मूले को लेकर हम आगे कोई क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो आपने यहाँ पर दो फार्मूले देखे, E डॉट डेल्टा ए जबकि वैद्युत क्षेत्र निश्चित है, और दूसरा डेल्टा फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। तो इन दोनों क्षेत्रफलों की सहायता से हम किसी भी फील्ड में लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की, इसके बाद हम लोग अगला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या है? और ये गॉस लॉ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से फ्लक्स जा रहा है। तो हम ये एक फॉर्मूले के द्वारा सीधे सीधे किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की मात्रा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक फार्मूला निकाल के दिया कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, एक आवेश प्लस Q एक लिखा गया है, जिसमें एक उसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ खींचा गया है। तो टोटल जो फ्लक्स है वो इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा इससे, तो वो नेट चार्ज जो होगा बीच में प्लस Q जो हमने दिखाया है उस पर निर्भर करेगा कि कितना फ्लक्स निकलेगा आवेश पर। इसका मतलब यह है कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश पर निर्भर करता है। यदि आवेश ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो फाई, जैसा कि हम पिछले उसमें हमने देखा अभी, जो फाई किसी भी सरफेस से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है E इंटू ई डॉट डी एस। इस रूप में हम इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि
जो डेल्टा क्यू है, जो छोटा सा आवेश है वो यहाँ पर क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी इसको लिखते हैं। तो ये ही गॉस का स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का जो कथन है वो ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसको आप ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूँ, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे बद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इस रूप में इसको गॉस लॉ को परिभाषित किया जाता है। जैसा यहाँ हम देख रहे हैं, इसको अगर मैथमेटिकली डिराइव करना है, अगर मैथमेटिकली इसको लिखना है तो हम सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसको हम डिराइव करेंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका जो फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू के अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के जो है 1/4πε0 है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। जो हमने गॉसियन पृष्ठ चारों ओर खींचा है, आर त्रिज्या का एक वृत्त लेके, एक गॉसियन पृष्ठ से कहते हैं, हमने गोल एक गोला बनाया है। जैसे ये वृत्त नहीं है बल्कि एक गोला है, क्योंकि ये इस पूरे आवेश को जहाँ जहाँ से इसका फ्लक्स गुजरेगा उस पूरे को घेरेगा। तो इस प्रकार से ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह इस पृष्ठ के सदैव लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर n भी देख रहे हैं, तो ये n जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, जिस कारण से n और e के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री का कोण है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर जो है एक ही दिशा में है। अर्थात इनका जो ई डॉट डी एस है वो हम ई डॉट डी एस को ई इंटू डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो ये बात समझने की है। और यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल टू 0 होने से ये होगा कि यहाँ पर जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वह साधारण प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अर्थात हम ई डॉट डी एस को ई इंटू डी एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस यहाँ पर लिखा गया है, तो डेल्टा, अगर हम छोटा सा जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, जैसा कि मैंने बताया दोनों के बीच में कोण 0 है, तो हम इसको ई इंटू डी एस के रूप में लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का जो कोण है थीटा है और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस प्रकार से जो छोटा सा क्षेत्रफल डी एस है उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो ई इंटू डी एस हो जाएगा। अब हमने ये निकालना है कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का समाकलन करना पड़ेगा, अर्थात सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू है ई इंटू डी एस। अर्थात इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वह सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम ई इंटू डी एस के रूप में इसको लिख सकते हैं, ई इंटू डी एस। अब डॉट डी एस लिखा है और ई डॉट डी एस को हम ई इंटू डी एस लिखेंगे। इस प्रकार से जो हमारा टोटल फ्लक्स इससे गुजरने वाला होगा ई इंटू डी एस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वह प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ओ से है वो बराबर दूरी पर है, क्योंकि जो एक गोला होता है उसकी त्रिज्या हर क्षेत्र में बराबर होती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है वह त्रिज्या पर निर्भर है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट राशि को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया जाता है, तो ई को हम बाहर ले लेंगे और अंदर जो रहेगा वो रहेगा सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। अर्थात इस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो रहेगा। तो अर्थात पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम जानते हैं वो क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों को समाकलन कर दें और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल निकाल दें वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्फेयर। गोले का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। अब गोले का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल जो है 4πr स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले में हम जो है जो फाई ई है, जो टोटल फ्लक्स है, उसको हम ई इंटू 4πr स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है, के इंटू
Q अपॉन आर स्क्वायर, और जो गोले का जो क्षेत्रफल है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 4 पाई पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है वह 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस चित्र में, तो आर स्क्वायर नीचे भी है डिनोमिनेटर में, आर स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी है, अंश और हर का ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी k इंटू क्यू इंटू 4 पाई। अब k की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज k? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट जिसे कहा जाता है k की वैल्यू। तो यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू को भी पुट कर दें तो आप देखेंगे कि एक नया फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा k की वैल्यू पुट करने के बाद। तो k की वैल्यू जैसा कि अब देखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो दैट इज तो जैसा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दी और 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट बता q अपॉन एप्सिलॉन 0 बचा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वह उससे बंधे हुए या उससे परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो ये गॉसेस का स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का, और इसका एप्लीकेशन हम अगले उसमें एप्लीकेशन देखेंगे किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन होता है। थैंक यू।